हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश वैष्णव सर आपका स्वागत करता हूं। ये जो हमने आज जो वीडियो बना रहे हैं ये अर्थशास्त्र के लिए है, जो 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिलाने जा रहे हैं बच्चे। मॉडल पेपर सेट 1 से हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखो बेटा, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर सुन लेते हैं तो आप पेपर दिलाने के लायक हो जाते हैं। आप पेपर में जा करके आप लिख सकते हैं। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जरूर सुनिए और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के और सेट्स आपको यहाँ पर समझा करके भेजते रहेंगे। चलिए, हम आपका समय नहीं खराब करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आता है 5 क्वेश्चन आपका, हर क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। तो इसका आंसर होगा बढ़ता जाता है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह है जेबी से है। बाजार मूल्य है, तो बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। तो साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सार्वजनिक बजट की अवधि होती है। तो सार्वजनिक बजट की अवधि आप बताएंगे वार्षिक होती है, मतलब 1 साल की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। ऐसे क्वेश्चन 5 देते हैं, जिसमें पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अर्थशास्त्र में मुद्रा किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य संचय तथा स्थगित भुगतान के देय के साथ न के रूप में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा अर्थशास्त्र में उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से आप कोई भी वस्तु का लेन देन कर सकते हैं, उसको मूल्य में आप मूल्य तय कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा, और साथ ही उसको संचय भी कर सकते हैं। और ऐसा मुद्रा जिसको हर लोग ने स्वीकार किया है उसे मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे का बजट किसे कहते हैं? तो जब बजट में अनुमानित आगम की तुलना में व्यय अधिक दर्शाए जाते हैं तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बताना है कि अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो गया और आमदनी कम है तो उस प्रकार के जो बजट है वो घाटे का बजट कहलाता है। चौथा है मौद्रिक प्रवाह का अर्थ लिखिए। प्रवाह का मतलब होता है पैसे का आना और जाना, मौद्रिक मतलब होता है धन। इससे अभिप्राय आय का उत्पादक क्षेत्र से, उत्पादक क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग, आय के उत्पादक क्षेत्र से परिवार की ओर तथा परिवार से उत्पादक क्षेत्र की ओर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं पर होने वाले मौद्रिक प्रवाह से है। मतलब उद्योग जो है माल का उत्पादन करता है और उसको समाज को बेचता है, फिर समाज उसको खरीदता है और समाज के ही कुछ लोग जो है उद्योग में काम करते हैं। तो उद्योग पैसा देता है, पैसे को फिर हम उद्योग के वस्तु का क्रय करते हैं। तो ये मुद्रा का आना और जाना इनके बीच में चलते रहता है। 5वां प्रश्न है, बजट रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जिस पर स्थित विभिन्न बंडलों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है, बजट रेखा कहते हैं। यहाँ पर बंडल का मतलब है कि जितने भी वस्तु आप खरीदते हैं अपनी आय के आधार पर, तो आय और वस्तु की जो खरीदने की जो क्षमता है वो जब बराबर होता है तो उसको बजट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति वक्र की बाईं ओर खिसकने के प्रमुख कारण बताइए। तो उत्पादन की तकनीकी में गिरावट आ जाना, अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाना, वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले आगतों की कीमत में वृद्धि होना और उत्पादन उद्देश्य में परिवर्तन। तो ये आप 4 पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। जैसे यदि उत्पादक वस्तु का उत्पादन घटाकर उसकी कीमत बढ़ाना चाहता हो, या करों में वृद्धि तथा अनुदानों में वृद्धि होना,
अगला प्रश्न है, एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब होता है? तो एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में तब होता है जब उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, जहां लाभ बराबर TR माइनस TC। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपका बिक्री ज़्यादा है और लागत कम है, तो वो अधिक लाभ कमाना चाहता है, अधिकतम हो, जहाँ TR जो है वो बड़ा होता है किससे? TC से, वहाँ पर असामान्य लाभ होता है। और अगर ये उल्टा हो गया कि आपका लागत अधिक हो गया विक्रय से, तो हानि हो जाती है। तो एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब होगा? तो आप बताएंगे कि एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में तब होता है जब उसको अधिक लाभ होता है कोई भी उत्पादन को बेचने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, फर्म एवं उद्योग में अंतर बताइए। तो फर्म और उद्योग में आप अंतर बताएंगे तो वो है, एक या एक से अधिक उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक या एक से अधिक उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा जाता है, जबकि बहुत सी ऐसी फर्में जो एक ही वस्तु का उत्पादन करती है उद्योग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी मांग। प्रभावी मांग किन तत्वों पर निर्भर करती है? तो प्रभावी मांग मुख्य रूप से 2 तत्वों पर निर्भर करती है, बताइएगा। पहला है कुल पूर्ति फलन और दूसरा है कुल मांग फलन। अगला क्वेश्चन है, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? तो पूरक वस्तुएं वे हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं। तो जैसे कि पेन व स्याही इसका एग्जाम्पल देना, कार व पेट्रोल, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं वो वस्तु कहलाते हैं आपके पूरक वस्तु। पूरक का मतलब है एक के बिना दूसरा वस्तु अधूरा होता है। जैसे कि आपका स्याही अगर खत्म हो गया तो पेन बेकार हो जाता है, पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो कार खड़ी रह जाती है। तो एक दूसरे का बिना इन लोगों का काम नहीं चलता है, वो वस्तु पूरक वस्तु कहलाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस दे रहा है आपको। डिफरेंस में आप देखते हैं यहाँ पे, मांग में संकुचन एवं मांग में कमी में अंतर लिखिए। तो मांग में संकुचन और मांग के कमी में अंतर, तो इसका आंसर है मांग में संकुचन। मांग में संकुचन से तात्पर्य अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाने के कारण उसकी मांग में होने वाली कमी से है। संकुचन का मतलब होता है कम होना, ठीक, एक प्रकार से कमी हो जाना। तो यहाँ पे कीमत अगर बढ़ जाता है बेटा तो मांग जो है वो कम हो जाते हैं। और मांग में कमी, इसका मतलब ये होता है कि मांग में कमी से तात्पर्य कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हैं जो मांग को कम कर देते हैं। जैसे व्यक्ति की आय कम हो जाती है, फैशन में परिवर्तन आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि मांग जो है वो घटने लग जाता है उस वस्तु का। अगला क्वेश्चन, अगला इसका आंसर है, मांग में संकुचन के अंतर्गत चलन एक ही मांग वक्र पर नीचे बिंदु से ऊपर बिंदु की ओर होता है। मांग में कमी के अंतर्गत मांग वक्र का खिसकाव नीचे की ओर होता है। थर्ड है आपका, मांग में संकुचन कीमत प्रभाव का फलन है और मांग में कमी अन्य कारणों का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले 6 कारकों का वर्णन कीजिए। पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले निम्न 6 कारण आप बता सकते हैं। पहला है समय तत्व। समय तत्व में आप याद रखेंगे, समय तत्व में अर्थशास्त्री समय तत्व को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है आपका अति अल्पकाल। अति अल्पकाल में पूर्ति में परिवर्तन करने का समय नहीं होता है, इसलिए पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है। अति अल्पकाल का मतलब होता है यहाँ पे उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादक के पास समय बहुत कम होता है, इसलिए वो अपने पूर्ति को उस समय तक नहीं बढ़ा सकता है।
तो जब हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। सेकंड याद रखेंगे अल्पकाल, मतलब अति अल्पकाल के बाद अल्पकाल। अल्पकाल में थोड़ा सा आपके पास समय है कि आप पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। तो अल्पकाल में प्लांट की क्षमता स्थिर होती है, लेकिन पूर्ति को वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए पूर्ति लोचदार होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। मान लो आपका उत्पादन क्षमता 100 टन का है, अभी आप 75 टन बना रहे हैं, तो आप 100 तक अपनी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, उसको बोलते हैं अल्पकाल में। तीसरा है दीर्घकाल। दीर्घकाल में उत्पादन क्षमता में इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए पूर्ति अधिक लोचदार होती है। मतलब ये है कि अगर आपको लंबा समय मिलता है उत्पादन करने के लिए, तो आप उत्पादन की क्षमता को अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं वो कहलाता है अधिक लोचदार। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। पहला है आपका पूर्णतः बेलोचदार, मतलब जहां पर आप पूर्ति नहीं बढ़ा सकते। और दूसरा है आपका पूर्ति लोचदार है। लोचदार का मतलब थोड़ा से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और पूरा ही परिवर्तन कर सकते हैं, तो अधिक लोचदार कहलाते हैं। ठीक, सेकेंड आप बताएंगे यहाँ पर पॉइंट में, वो है उत्पादन की तकनीक। उत्पादन की तकनीक में यदि वस्तु के उत्पादन की तकनीक सरल है तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी, क्योंकि कीमत के परिवर्तन होने पर पूर्ति को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि उत्पादन की तकनीक जटिल है तथा उत्पादन बड़े संयंत्र स्थापित करके ही किया जा सकता है, तो पूर्ति बेलोचदार होंगी, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की पूर्ति को आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आप उत्पादन की तकनीक के अनुसार अपने पूर्ति को कम ज्यादा कर सकते हैं। तीसरा आपको बताया गया है उत्पादन लागत। यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है तो वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होती है। बेलोचदार का मतलब आप अपने उत्पादन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं होता है। इसके विपरीत यदि उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि के अंतर्गत हो रहा है तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होंगी, क्योंकि उत्पादन को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। तो इसके जस्ट अपोजिट आप बता रहे हैं कि उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि के अंतर्गत हो रहा है, तो ह्रास के अंतर्गत हो रहा है, तो आप यहाँ पे उत्पादन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर उत्पत्ति वृद्धि के अंतर्गत हो रहा है तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी, क्योंकि उत्पादन को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे जवाब देते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ये भी आपका जो लिया गया है अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो अंतर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में 4 अंतर लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। अंतर में आप बताएंगे, पहला, सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। मतलब एक देश में के अंदर पूरे एक साल में जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसके अंतिम वस्तु को लेना है। अंतिम वस्तु मतलब जिसको उपभोक्ता को बेचना है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता है, उसको अंतिम वस्तु कहते हैं। और सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग से है, मतलब उस जितने भी उत्पादन हो रहा है उसको हम मुद्रा के रूप में मूल्यांकित करते हैं और उसके योग को लगाया जाता है। राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। अब एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, तो सामान्य निवासी क्या करता है कि विदेश में भी माल का सप्लाई कर देता है। तो जब हम लोग सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी आय को भी अगर शामिल कर देते हैं तो वो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग नफिया कहते हैं। सेकेंड है आपके पास सकल घरेलू उत्पाद एक भौगोलिक धारणा है।
इसका संबंध देश की घरेलू सीमा से है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक राष्ट्रीय धारणा है, इसका संबंध देश के सामान्य निवासियों से है। तो यहाँ पे आप अंतर देखिए कि सकल घरेलू उत्पाद एक भौगोलिक धारणा है, इसका संबंध किससे है? देश की घरेलू सीमा से होता है, सीमा से होता है, ये ध्यान रखिएगा। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक राष्ट्रीय धारणा है, इसका संबंध देश के सामान्य निवासियों से होता है। तो सामान्य निवासियों में क्या होता है कि कुछ हमारे भारत के लोग विदेश में भी काम करते हैं, तो विदेश का जो भी आय कमाते हैं उसको भारत भेजते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से माल भेजते हैं तो हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो उसको भी हम लोग जब अपने सकल घरेलू उत्पाद में शामिल कर देते हैं तो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तीसरा आप याद रखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर ये क्या बन जाता है? जीएनपी का मूल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यही चीज समझा रहा है, जीएनपी का मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद में आप विदेश से जो भी आय हो रहा है उसको जब जोड़ देते हैं बेटा, तो ये बन जाता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे आपको बताना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य में से विदेशों से प्राप्त साधन आय घटाने पर हमें जीडीपी का मूल्य प्राप्त होता है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट बताना है। यहाँ पे आप विदेश की आय को जोड़ रहे हैं तो जीएनपी बन गया, और अगर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेश की आय को घटा देते हैं तो वो बन जाता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। तो ये आपका डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये भी अंतर है, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति में अंतर, पहला है समग्र मांग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय के योग से है। तो समग्र मांग, मांग जब उत्पन्न होता है तो हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो एक साल के अंदर जितने भी वस्तु का हमने उत्पादन किया है उस पर जो खर्चा हुआ है, व्यय हुआ है, उसके योग को कहते हैं समग्र मांग। समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दिए गए समय में खरीदने के लिए उपलब्ध उत्पाद को कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मांग और पूर्ति, यहाँ पर पूर्ति का मतलब होता है कि खरीदने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं आप सामान, ठीक है। तो यहाँ पर समग्र पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दिए गए समय में, अर्थव्यवस्था में जितना भी समय मिला है उसमें खरीदने के लिए उपलब्ध उत्पादन को कहते हैं। तो यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप कितना सामान खरीद सकते हैं, ये कहलाता है समग्र पूर्ति। सेकंड है समग्र मांग का मापन वस्तुओं और सेवाओं पर समुदाय द्वारा कुल व्यय पर किया जाता है। समग्र मांग का मापन वस्तुओं और सेवाओं पर समुदाय द्वारा कुल व्यय पर किया जाता है। समग्र पूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को भी कहते हैं। तीसरा है, इसमें निम्न दरें शामिल होती हैं, परिवार द्वारा उपभोग पर नियोजित व्यय, फर्म के निवेश व्यय, सरकार का नियोजित व्यय, और इसमें केवल उपभोग तथा पूर्ति शामिल होते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका समग्र मांग और समग्र पूर्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको देते हैं 6 नंबर, जो कि टोटल 24 नंबर के आते हैं बच्चे, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिए। आपको एक ही सेट के अंदर पूरा वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर है, डिपेंड है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के पारस्परिक निर्भरता, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र अलग होते हुए भी एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक तथा सहयोगी हैं। पहला है कारण बताएंगे, कुल विक्रय का निर्धारण। कोई भी व्यक्तिगत फर्म या उद्योग बाजार में कितना माल बेच सकेगा यह फर्म की कीमतों पर नहीं अपितु समाज की कुल क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। सेकंड, मजदूरी का निर्धारण। कोई भी व्यक्ति, फर्म या उद्योग अपने उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल प्रदान करते हैं उसका निर्धारण
साधनों की पूर्ति अर्थव्यवस्था की कुल मांग से प्रभावित होता है। तीसरा है कुल उत्पादन का निर्धारण। एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा उत्पादन की मात्रा भी समाज की मांग, आय, रोजगार आदि पर निर्भर करती है। वस्तु के मूल्य का निर्धारण। किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस वस्तु की सॉरी किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस वस्तु की मांग की पूर्ति पर निर्भर न होकर अन्य वस्तुओं की कीमतों अथवा मूल्य स्तर पर निर्भर करता है। तो ये आप 4 पॉइंट यहाँ पर दिए। अथवा में इसका क्वेश्चन पूछता है आपको, यहाँ से अथवा चालू हो जाता है जिसमें आपको डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस बता सकते हैं। तो पहला है आधार। वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, मतलब जो घटनाएं वो वास्तव में घट रही है उसको व्यक्त करता है वास्तविक अर्थशास्त्र। और आदर्श अर्थशास्त्र व्यक्तिगत सुझावों से संबंधित होता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, सुझाव दिए जाते हैं। इसमें वास्तविक घटना को बताना है और इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये चाहिए शब्द यूज करता है। तो ये आपका व्यक्तिगत सुझाव से संबंधित होता है। ठीक, दूसरा आप बताएंगे जांच पड़ताल। वास्तविक अर्थशास्त्र विभिन्न धारणाओं की जांच हो सकती है और आदर्श अर्थशास्त्र के विवरण आदर्श होते हैं तथा इसकी जांच नहीं हो सकती। उद्देश्य। वास्तविक अर्थशास्त्र में एक वास्तविक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण किया जाता है और आदर्श अर्थशास्त्र में आदर्श मानदंड स्थापित करते हैं। मूल्य विश्लेषण। वास्तविक अर्थशास्त्र में कोई मूल्य विश्लेषण नहीं रहता है और आदर्श अर्थशास्त्र में मूल्य विश्लेषण होता है। विश्लेषण का मतलब होता है यहाँ पर अनुमान लगाना। तो यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है। जो लागत बैठता है किसी वस्तु के उत्पादन का वो उसका मूल्य होता है, लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए, इतना मूल्य होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ये विश्लेषण इसमें किया जाता है, उसी को ये कह रहा है। उदाहरण है आपके पास कि वास्तविक अर्थशास्त्र के उदाहरण में आप बताएंगे। उदाहरण तो कोई भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर 2 दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई निरंतर बढ़ रही है और भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ पर है भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक, तो जो महंगाई बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को क्या उठाना चाहिए, यहाँ पे कदम उठाना चाहिए कह रहा है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र में आप ये डिफरेंस याद रखिए कि ये वास्तविक घटना पर आधारित होता है और ये अनुमान पर आधारित होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, ये भी आपका अंतर पूछा है इस सेट में। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में अंतर बताइए। तो कुल उपयोगिता और ये सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होता है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होता है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को स्पष्ट करती है। इसको स्पष्ट करती है, परिवर्तन की दर को। वस्तु का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता बढ़ती है। जैसे जैसे आप वस्तु का उपयोग करते जाएंगे आपकी कुल उपयोगिता बढ़ते जाती है और वस्तु का उपभोग बढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। जस्ट इसके उल्टा आपको बताना है। तीसरा है कुल उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। सीमांत उपयोगिता का मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसमें आपको बताना है कि मूल्य निर्धारण में कुल उपयोगिता का कोई रोल नहीं है, जबकि सीमांत उपयोगिता का वस्तु के मूल्य निर्धारण में रोल रहता है। मूल्य निर्धारण मतलब मूल्य तय करना। चौथा है पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ये बताएंगे। और जब कुल उपयोगिता घटती है तब इधर लिखेंगे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है।
तो ये आपका डिफरेंस है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में। अथवा में आपको क्वेश्चन इसके साथ पूछ रहा है, मांग का अर्थ स्पष्ट करते हुए मांग के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो चलिए मांग का अर्थ जाने। तो यहाँ पर प्रोफेसर बेनहम के अनुसार यदि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। तो ये थोड़ा सा घुमा करके आपको कह रहा है। इसका कहने का मतलब है कि कोई कीमत पर कोई वस्तु का मांग उत्पन्न होता है, उस वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा है जो कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदा जाता है। तो मांग का अर्थ होता है बच्चा कि कोई भी वस्तु की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मांग ज़्यादा हो सकता है कि कम हो सकता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाता है तो मांग घट जाता है, और वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो मांग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत अगर बढ़ा तो मांग घटा, और वस्तु की कीमत अगर घटा तो मांग बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हाँ इसी में आपको पूछा था क्या कि मांग के आवश्यक तत्व बताइए। तो चलिए इसको भी समझते हैं। मांग के आवश्यक तत्व में आप बताएंगे कि अर्थशास्त्र में मांग के निम्न तत्व होना आवश्यक है। तो मांग कैसे उत्पन्न होता है, सबसे पहले आप पॉइंट याद रखेंगे, इच्छा। ठीक, सर्वप्रथम मांग के लिए उपभोक्ता की इच्छा का होना आवश्यक है। अन्य तत्वों की उपस्थिति के बाद भी यदि उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है तो उसे मांग नहीं कहेंगे। तो कोई भी वस्तु तब आपके लिए मांग बनता है बच्चा जब आपके मन में इच्छा जागृत होता है कि हमें फलाना चीज चाहिए, ये मन कहता है, तभी वह वस्तु आपके लिए मांग के बनते चले जाता है। अब यहाँ पर इच्छा तो है, लेकिन अब अगला आता है मांग को तत्व में साधन। साधन में सा को हटाइए, धन आ गया। ठीक, तो मांग के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ साथ पर्याप्त धन का होना आवश्यक है। मतलब इच्छा बस होने से कोई काम नहीं होगा, जब तक आपको उसको पाने के लिए आपके पास पैसा ना हो। तो पैसा जरूरी है। जैसे एक भिखारी है, कार खरीदने की इच्छा रख सकता है, लेकिन साधन के अभाव में इस इच्छा को मांग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मतलब उसके पास जब तक धन नहीं होगा तब तक वह कार नहीं खरीद सकता, ये केवल इच्छा ही रह जाएगा, या उसके आवश्यकता या उसके मांग में परिवर्तन नहीं हो पाता है। तीसरा है आपके पास खर्च करने की तत्परता। मांग के लिए मनुष्य के मन में इच्छा एवं उस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन के साथ साथ उस धन को उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपकी इच्छा भी है, साधन है, लेकिन उस धन को खर्चा करने के लिए आप तैयार भी हो। कई लोग क्या करते हैं, पैसा रखे रहते हैं और उसको इच्छा बस जताते रहते हैं, उसको खर्चा नहीं करते, यह सोच करके कि हमारा धन जो है कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कंजूस व्यक्ति है तो उसका मांग हमेशा कम बना रहेगा। चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे, निश्चित कीमत। मांग के लिए एक निश्चित कीमत का होना आवश्यक है, अर्थात उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध यदि कीमत से नहीं किया गया तो उस स्थिति में मांग का अर्थ पूर्ण नहीं होगा। जैसे यदि यह कहा जाए कि 100 किलोग्राम चावल की मांग है तो यह अपूर्ण होगा। अब उसको कैसे कहना है आपको, उसे 100 किलोग्राम चावल की मांग 10 रुपया प्रति किलो की कीमत पर कहना उचित होगा। मतलब बाजार में, अर्थशास्त्र में कोई भी वस्तु को मांग तब कहा जाता है जब उस मांग को कीमत में पूछा जाता है। ठीक है, अगर कोई बोला कि ले जाओ तो ले जाओ, बिना पैसे के ले जाओ, तो वो मांग नहीं कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कीमत होना चाहिए, एक निश्चित कीमत के आधार पर ही मांग उत्पन्न होता है। फिर आता है निश्चित समय। मांग के लिए निश्चित समय का होना आवश्यक है। प्रभावपूर्ण इच्छा, जिसके लिए मनुष्य के पास धन हो और वह उसे उसकी पूर्ति के लिए व्यय करने का इच्छा भी रखता हो और किसी निश्चित कीमत से भी संबंधित है, मतलब सभी कंडीशंस हैं। लेकिन यदि वह किसी निश्चित समय से संबंधित नहीं है
तो वह मांग का अर्थ पूर्ण नहीं होगा। तो निश्चित समय का मतलब होता है जैसे कि ठंड में ठंड कपड़े की मांग बढ़ता है, गर्मी में कॉटन कपड़े की मांग बढ़ता है। तो समय बीत जाने के बाद वह वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं होगा तो उसका मांग भी खत्म हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांग के आवश्यक तत्व, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इच्छा, इच्छा के बाद साधन, साधन के बाद खर्च करने की तत्परता होना चाहिए, निश्चित कीमत होना चाहिए वस्तु का, और निश्चित कीमत के बाद निश्चित समय होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? कारण बताइए कोई 6। तो यहाँ पे आप कारण बताएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक काल्पनिक दशा है क्योंकि पहला है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की का बड़ी संख्या में न होना। ठीक, तो पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक कैसे है, ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछ चुका है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि काल्पनिक क्यों है। क्रेता और विक्रेता का बड़ी संख्या में न होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी दशा है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन व्यवहारिक जगत में यह बात सही नहीं है क्योंकि कुछ वस्तुओं के उत्पादक सीमित होते हैं जबकि उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता में आप ये बताते हैं कि क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होनी चाहिए, तो उसी के जस्ट अपोजिट आप बताएंगे कि ये काल्पनिक क्यों है, क्योंकि हर जगह क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक नहीं होती है। सेकंड है वस्तु का स्वरूप ना होना, मतलब वस्तु का समरूप ना होना, एक जैसा ना होना। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्या जरूरी है कि यह आवश्यक शर्त है कि वस्तुएं समरूप होनी चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। पूरा हर जगह जितने भी विक्रेता है सब एक जैसा सामान रखे रहे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। प्रायः हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं ना, वे सब वस्तुएं आकार प्रकार गुणों में एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई अलग क्वालिटी का होता है, कोई अलग मूल्य का होता है। तो ये आप 2 पॉइंट याद रखिए। पहला है क्रेता एवं विक्रेता का बड़ी संख्या में न होना, दूसरा है वस्तु का समरूप न होना। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन न होना। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह शर्त रहती है कि कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है अथवा उद्योग से बाहर जा सकती है। बहिर्गमन मतलब बाहर जाना, लेकिन व्यवहार में सरकारी हस्तक्षेप मतलब सरकार के बहुत सारे नियम होते हैं, तो रोक टोक होते हैं, तो सरकारी हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। चौथा है बाजार का पूर्ण ज्ञान न होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह शर्त रहती है कि क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है, लेकिन व्यवहारिक जगत में क्रेताओं और विक्रेताओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि कौन सी वस्तु कहाँ तथा किस कीमत में बेची या खरीदी जा सकती है। तो बाजार का पूर्ण ज्ञान यहाँ पे न तो क्रेता को होता है न ही विक्रेता को होता है, इसलिए ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक माना गया है। तो मैं फिर से आपको पॉइंट जल्दी से दोहरा दूं। क्रेताओं और विक्रेताओं का बड़ी संख्या में ना होना, आप पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा और अपने शब्दों में फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वस्तुओं का समरूप न होना, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन न होना, और बाजार का पूर्ण ज्ञान न होना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सामान्य मूल्य की विशेषताओं को लिखिए। ये अथवा में है, इसके साथ सामान्य मूल्य की विशेषताओं को लिखिए। तो सामान्य मूल्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, स्थायी मूल्य। सामान्य मूल्य स्थिर रहता है तथा इसमें बाजार मूल्य की तरह परिवर्तन नहीं होते हैं। तो सामान्य मूल्य का मतलब वो मूल्य होता है बच्चा जो लंबे समय तक एक जैसा रेट चलते रहता है, बाजार के अनुसार मांग और पूर्ति के अनुसार इसके मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता है, वो सामान्य मूल्य कहलाते हैं। दूसरा, इसको हम बता सकते हैं दीर्घकालीन मूल्य।
सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, मतलब लंबे समय तक एक ही रेट चलते रहता है, मैंने बताया। दीर्घकाल इतनी पर्याप्त अवधि की होती है कि वर्तमान संयंत्र की क्षमता को घटाकर या बढ़ाकर अथवा नई फर्में खुलने या बंद होने से पूर्ति को मांग के अनुरूप किया जा सकता है। ठीक है, इतना लंबा समय रहता है कि आप अपने संयंत्र की क्षमता को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, नया फर्म भी खोल सकते हैं, वहां तक आपके पूर्ति को आप मांग के अनुरूप बढ़ा घटा सकते हैं, ये कहलाता है इसमें। तीसरा है, यह सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर होता है। दीर्घकाल का समय इतना लंबा होता है कि इसमें सीमांत लागत और औसत लागत बराबर हो जाती हैं। इस प्रकार सामान्य मूल्य सीमांत लागत एवं औसत लागत के बराबर होता है। चौथा, यह मूल्य काल्पनिक होता है। सही बात है, सामान्य मूल्य का विचार काल्पनिक है, मतलब ये वास्तविक नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जब तक इतना समय मिल जाए कि सामान्य मूल्य स्थापित हो सके, उससे पहले ही, उससे पूर्व की बाजार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बाजार में क्या हो जाता है कि रोज वस्तु की मांग और पूर्ति के कारण उसके मूल्य परिवर्तित होते चले जाते हैं, तो ये स्थिर रह पाना काल्पनिक है। जिस प्रकार कल कभी नहीं आता, उसी प्रकार सामान्य मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है, तो ये काल्पनिक है, बताएंगे। पांचवा है पूर्ति का सक्रिय प्रभाव। चूंकि दीर्घकाल में पूर्ति को बढ़ाकर मांग के अनुरूप किया जा सकता है, इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति का हाथ अधिक होता है। और छठवां पॉइंट है मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा। सामान्य मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, उत्तर इसका है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को निम्नलिखित 4 रूपों में प्रकाशित एवं परिभाषित करता है। M1 का मतलब लोगों द्वारा अपने पास रखे गए नोट और सिक्के प्लस व्यावसायिक बैंक में रखी गई निवल मांग जमा है। मतलब निवल मतलब होता है शुद्ध मांग जमा है। तो M1 में आप बताना कि जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में जो नोट और सिक्का रखा है वो, प्लस आपके जो बैंक में पैसा जमा है वो, दोनों को अगर आप योग लगा दो तो हो गया क्या? M1। ठीक, तो प्रश्न क्या था, भारत में मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक परिभाषा क्या है? तो पहला है M1। सेकेंड आप यहाँ पे याद रखेंगे वो है M2। अब M2 में क्या हो गया, जो M1 में जो पैसा था उसमें और प्लस कर दीजिए। कहाँ पैसा पड़ा है आपका? डाकघर में। डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस में। तो डाकघर बचत बैंक में जमा, आपका पैसा जमा है बचत बैंक में, वो पैसा आपका इसमें शामिल कर दीजिए। फिर इसमें प्लस कर दीजिए M3। तो M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंक के निवल आवधिक जमाएं। तो यहाँ पर M1 में अब आप व्यावसायिक बैंक में जो आपका शुद्ध सावधि जमा है, FD वगैरह है, उसको आपने इसमें प्लस कर दिया। फिर आता है आपका M4। तो M3 प्लस यहाँ पर M2 आएगा ना। M2 में मतलब इसमें जो पैसा जमा था, अब इसमें और क्या शामिल कर दिया आपने? FD को। M3 में आप लेंगे डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। कुल जमा का मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, प्रमाण पत्र वगैरह खरीदे हैं, है ना। और इसमें क्या छोड़ करके? NSS को छोड़ करके, इनको छोड़ करके जितना भी डाक बचत संस्था में कुल जमा है उस पैसे को आप इसमें प्लस कर दिए। तो आप बताएंगे इसमें M1, M2, M3, M4। ठीक, और लास्ट इसमें क्वेश्चन दिया था अथवा में इसका, बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट समझा दें, फिर हम
अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें इसके शेष भाग को डालेंगे। ठीक है। बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के प्रकार लिखिए। तो पहला है नगद साख। बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण कौन कौन से हैं? तो पहला है नगद साख। इस योजना के तहत बैंक चल अथवा अचल संपत्ति की जमानत पर एक निश्चित मात्रा में ग्राहक को ऋण लेने का अधिकार प्रदान करता है। सेकंड बताएंगे ऋण एवं अग्रिम। इस योजना के तहत बैंक अपने ग्राहक को पर्याप्त जमानत लेकर ऋण देते हैं। ऋण राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है। तो यहाँ पे गिरवी रखते हैं आप जमानत के रूप में कोई भी संपत्ति, तो आपको बैंक देता है ऋण। ऋण मतलब उधारी। अधिविकर्ष, बैंक अपने ग्राहकों को चालू खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देता है, तो इसे अधिविकर्ष कहते हैं। तो अगर यदि आपका बैंक में खाता चलता है और आपको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है, तो बैंक आपको आपके खाते में जमा पैसे से ज़्यादा पैसा उधार दे सकती है, निकाल सकते हो। इस पर बैंक ब्याज भी लेती है। ठीक, तो इसको अधिविकर्ष बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसी को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। और आता है विनिमय बिलों की कटौती। बैंक अपने ग्राहकों के विनिमय बिलों की कटौती करके उनको ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इसको आप 2 से 3 बार अच्छे से सुन लीजिएगा। सुनने मात्र से ही आपको यहाँ पर समझ आ जाता है। फिर हम अगले क्लास में आपको इसके नेक्स्ट पार्ट्स को डालेंगे। इस प्रकार से हम सेट वाइज आपको समझाते चले जाएंगे आपके एग्जाम के पहले तक। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।